शुजात अली ने भी छलांग लगा दी। दहशतगर्द ने पलटते ही गोली चला दी। गोली शुजात अली के बाएं बाजू में लगी। उसके मुंह से कराह निकल गई, लेकिन उसने दहशतगर्द को गिरफ्त में ले लिया था। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। दोनों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी। शुजात अली ने अपना रिवॉल्वर फेंक कर उसकी राइफल को गिरफ्त में ले लिया। बाजू जख्मी होने के बावजूद वो उससे राइफल छीनने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था और इस खींचातानी में राइफल का ट्रिगर दब गया। गोली शुजात अली के सर से चंद इंच के फासले से गुजरती हुई छत में पेवस्त हो गई, लेकिन बिलाखिर शुजात अली उससे राइफल छीनने में कामयाब हो गया। दहशतगर्द पुश्त के बल नीचे गिरा था। शुजात अली ने उसे फौरन ही राइफल की जद पर ले लिया। इसके साथ ही उसने झुककर अपना रिवॉल्वर भी उठा लिया था। खड़े हो जाओ। शुजात अली की हलक से गुर्राहट निकली। दहशतगर्द उठकर खड़ा हो गया। शुजात अली ने उसका लिबास थपथपा कर देखा। उसकी पतलून की जेब में टीटी पिस्तौल भी मौजूद था, जिसे शुजात अली ने अपने कब्जे में ले लिया। अपने साथियों को आवाज देकर बुलाओ और उन्हें कोई इशारा मत करना, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा, शुजात अली ने कहा। शुजात अली दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। दहशतगर्द दरवाजे के सामने था। शुजात अली ने राइफल की नाल उसकी पुश्त से लगा रखी थी। दरवाजे के बाहर से शुजात अली को नहीं देखा जा सकता था। दहशतगर्द ने अपने साथियों को आवाजें दी। वो दोनों मुख्तलिफ कमरों से निकलकर हाल में आ गए। उनके हाथों में राइफलें थी और चेहरे धुआं हो रहे थे। वो शायद समझ गए थे कि पुलिस के घेरे से निकलना मुमकिन नहीं है। शुजात अली तीसरे दहशतगर्द को राइफल की जद पर लेकर कमरे से बाहर आ गया। राइफलें फेंक दो, शुजात अली दाड़ा। अगर तुम लोगों ने कोई गड़बड़ की तो इसे गोली से उड़ा दूंगा और तुम लोग भी बच नहीं सकोगे। वो दोनों दहशतज़दा होकर रह गए। उन्होंने अपने साथी की तरफ देखा और फिर राइफलें फेंक दी। शुजात अली ने तीसरे दहशतगर्द को भी धक्का देकर उनके करीब पहुंचा दिया। तुम तीनों दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, हाथ सर से ऊपर होने चाहिए, शुजात अली ने हुक्म दिया। वो तीनों दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। उन्होंने हाथ सर से ऊपर दीवार पर टिका दिए थे। शुजात ने खिड़की की तरफ मुंह करके फेफड़ों की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए सब इंस्पेक्टर अमीन को आवाज दी। बाहर से फायरिंग बंद हो गई। 1 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वाले दौड़ते हुए दीवारें फांद कर अंदर आ गए। शुजात अली ने दरवाजा खोल दिया। सबसे आगे सब इंस्पेक्टर अमीन था। घर वाले शायद इस कमरे में हैं। दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकालो, शुजात अली ने कहा। अमीन उस कमरे की तरफ दौड़ गया और दूसरे पुलिस वाले तीनों दहशतगर्दों पर टूट पड़े। शुजात अली अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस करके चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, उसके सामने डीएसपी साहिब खड़े थे। शुजात अली ने सल्यूट के लिए हाथ उठा दिया। डीएसपी साहिब ने सल्यूट का जवाब देने के बजाय आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। रात के 2 बज गए थे। शुजात अली ने थाने वापस पहुंचते ही ड्यूटी मुहर्रर से मालूम किया कि उसके लिए कोई फोन तो नहीं आया। आपके घर से कई बार फोन आ चुका है सर। वालिदा और वालिद बहुत परेशान हैं। इसके अलावा आपके लिए और कोई फोन नहीं आया, मुहर्रर ने बताया। शुजात अपने दफ्तर में घुस गया और फोन का रिसीवर उठाकर अपने घर का नंबर मिलाने लगा। कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई। जाहिर है जवान बेटी की गुमशुदगी के बाद माँ बाप को नींद कैसे आ सकती थी। इस वक्त कॉल उसकी वालिदा ने रिसीव की थी। तुम कहाँ हो बेटा? माँ जी ने उसकी आवाज सुनते ही कहा। कई मर्तबा फोन कर चुकी हूँ, हर मर्तबा यही पता चलता है कि तुम कहीं छापा मारने गए हुए हो। जी माँ जी, शुजात अली ने जवाब दिया। चंद दहशतगर्दों ने एक बंगले में घुसकर मकीनों को यरगमाल बना लिया था। पुलिस पार्टी लेकर वहीं गया हुआ था। दूसरों के लिए तुमने अपनी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। अपनी जान 24 घंटे खतरे में डाले हुए हो। तुम्हारी अपनी बहन लापता है और तुम्हें कोई एहसास नहीं। ये आपने कैसे कह दिया माँ जी? शुजात अली ने कहा। मेरा तो एक एक लम्हा अजियत में गुजर रहा है। सुल्ताना के बारे में कुछ मालूम किया? पता चला उसका? माँ जी ने पूछा। जी माँ जी, शुजात अली ने मुर्दा से लहजे में जवाब दिया। उसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। मुझसे उनका एक राब्ता हो चुका है। क्या? माँ जी की हकलाती हुई आवाज सुनाई दी। हौसला रखिए माँ जी, शुजात अली जल्दी से बोला। सुल्ताना बिल्कुल खैरियत से है। मेरी उससे भी बात हुई थी। आप परेशान ना हो, मैं पता चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं। सुल्तानों को जल्द ही बाजियाब करा लिया जाएगा। मैं परेशान ना हूँ, माँ जी ने कहा। मेरी जवान बेटी गुंडों और बदमाशों के कब्जे में है और तुम कहते हो मैं परेशान ना हूँ? माँ जी, शुजात अली ने कहा। मैं भी उसका भाई हूँ। जब तक वो नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और हाँ, अगर मेरे लिए कोई फोन आए तो कह दीजिए थाने के नंबर पर रिंग कर लें। ठीक है बेटा, कह दूंगी। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। शुजात अली ने भी रिसीवर रख दिया और उठकर कमरे से बाहर आ गया। डीएसपी साहिब दूसरे कमरे में थे, जहां वो तीनों दहशतगर्द भी मौजूद थे। उन लोगों ने कोई राब्ता किया? डीएसपी साहिब ने पूछा। नो सर, शुजात अली ने नफी में सर हिला दिया। उसने दाएं हाथ से अपना बायां बाजू दबा रखा था। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद डीएसपी साहिब ने उसे मोबाइल पर फौरन ही अस्पताल भेज दिया था। गोली गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। उसके जख्म पर ड्रेसिंग करके फारिग कर दिया गया था और अब वो बाजू में तकलीफ महसूस कर रहा था।
जितने भी मशकूक लोग हैं उनकी फहरिस्त तैयार करो और फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करो। ये काम तुम्हें इसी वक्त शुरू कर देना चाहिए था जब फोन पर तुमसे राब्ता किया गया था। डीएसपी साहिब ने कहा। मैं उनकी दूसरी कॉल का इंतजार कर रहा था सर, शुजात अली ने जवाब दिया। मेरा ख्याल था कि उसके बाद ही किसी लाइन ऑफ एक्शन का तायुन किया जाएगा। बहरहाल मुश्तबा लोगों की फहरिस्त तैयार करो और फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दो। एएसआई शाहिद को अपने साथ ले लो, उन लोगों को सब इंस्पेक्टर अमीन के हवाले कर दो। डीएसपी साहिब ने दहशत गर्दों की तरफ इशारा किया। सब इंस्पेक्टर नोमान को भी बुलवा लो और उसे भी अपने साथ रखो। मुझे यकीन है कि कोई न कोई खातिर खा नतीजा जरूर निकलेगा। यस सर, शुजात अली कहते हुए अपने कमरे में आ गया और उन लोगों की फहरिस्त तैयार करने लगा जिन्हें उसके हाथों ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर नूरी खालिद का नाम था, जिसका बेटा फरीदी उसकी तहवील में था। आधे घंटे बाद 3-4 पुलिस पार्टियां मुख्तलिफ समतों में रवाना हो गईं। शुजात अली खुद एक पार्टी को लेकर नूरी खालिद की कोठी की तरफ रवाना हो गया। जब उसने नूरी खालिद की कोठी पर छापा मारा तो 3:15 बज रहे थे। इस छापे में नूरी खालिद के 2 गुर्गे हाथ लगे थे। वो उन्हें थाने ले आया। उन्होंने बताया कि नूरी खालिद 2 दिन से कहीं गया हुआ है। इस वक्त वो कहाँ होगा इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। एएसआई शाहिद और सब इंस्पेक्टर नोमान भी कुछ लोगों को पकड़ कर लाए थे। उनसे भी बाज पुरस हो रही थी, लेकिन उनमें से कोई ये नहीं बता सकता था कि सुल्ताना को किसने अगवा किया है। दफातन शुजात अली के जहन में एक और ख्याल उभरा। वो अपने कमरे से निकलकर हवालात की उस कोठड़ी में आ गया जहां नूरी खालिद के बेटे फरीदी को रखा गया था। इस वक्त अगरचे रात का आखिरी पहर था, लेकिन फरीदी जाग रहा था। जब दहशत गर्दों को पकड़कर थाने लाया गया तो शोर की आवाज सुनकर वो जाग गया था और इसके बाद उसे नींद नहीं आ सकी थी। तुम्हारा बाप कहाँ मिल सकता है? शुजात अली ने पूछा। अगर वो कोठी पर नहीं है तो तुम कयामत तक उसे तलाश नहीं कर सकते, फरीदी ने जवाब दिया। मैं उसके तमाम ठिकानों के बारे में जानना चाहता हूँ। शुजात अली ने कहा। उसके कई ठिकाने हैं, लेकिन मैं किसी एक के बारे में भी नहीं जानता, फरीदी ने कहा। शुजात अली चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने फरीदी पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। फरीदी की चीखें थाने में गूंजती रहीं, लेकिन शुजात अली के हाथ नहीं रुके। मैं तुम्हारे जिस्म का जोड़ जोड़ अलग कर दूंगा और जब तक तुम जुबान नहीं खोलोगे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। शुजात अली दाड़ा। मैं तुम्हें इसका ठिकाना बता भी दूं तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, फरीदी ने हाँपते हुए जवाब दिया। अगर मेरे बारे में अब तक उसने खामोशी इख्तियार कर रखी है तो इसे उसकी बुज़दिली मत समझो। वो अजदहा है, निगल जाएगा तुम्हें। तुम मुझे उसका ठिकाना बताओ। शुजात अली ने उसके सीने पर एक और जोरदार ठोकर मारी। अगर 20 घंटे के अंदर अंदर इस अजदहे को किसी चूहे की तरह पकड़कर इस कोठरी में बंद ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। बताओ वो कहाँ मिलेगा? फरीदी कुछ देर और पिटता रहा, लेकिन बिल आखिर उसकी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई और उसने बता ही दिया कि उसका बाप नूरी खालिद कहाँ मिल सकता है। इस वक्त 5 बज रहे थे। सुबह का उजाला फैलने लगा था। डीएसपी साहिब जा चुके थे। शुजात अली ने एक छापा मार पार्टी तैयार की और नूरी खालिद के खुफिया ठिकाने पर छापा मारने के लिए रवाना हो गया। नूरी खालिद का वो खुफिया ठिकाना सर्कुलर रेलवे लाइन के करीब एक बंगला था। शुजात अली ने मोबाइल उस बंगले से दूर ही रुकवाई और अपने आदमियों को हिदायत देने लगा कि इस बंगले को घेरे में ले लिया जाए। लेकिन इस वक्त बंगले के गेट से एक पजेरो निकलती हुई नजर आई। इस पजेरो में 4 आदमी थे। उन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते वो इलाका मैदान कारजार बन गया। 2 आदमी पजेरो से निकलकर दौड़ते हुए दोबारा बंगले में घुस गए थे, लेकिन उनकी जगह 3 और आदमी बंगले से बाहर आ गए जो जदीद तरीन ऑटोमेटिक राइफलों से लैस थे। वो मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल कर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। बंगले की छत से भी फायरिंग हो रही थी। ये बंगले किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बनाए हुए थे और इनकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह थी कि कोई आदमी छतों ही छतों से होता हुआ पहले बंगले से आखिरी बंगले तक जा सकता था। शुजात अली के साथ 10 आदमी थे, जबकि उनके मुकाबले पर 6-7 आदमी थे और वो पुलिस के मुकाबले में बेहतर और जदीद तरीन हथियारों से लैस थे। शुजात अली ने वायरलेस पर कंट्रोल से राब्ता कायम करके मजीद फोर्स तलब कर दी। पुलिस की इमदादी पार्टी आधे घंटे बाद पहुंच सकी थी। 1.5 घंटे तक मुकाबला जारी रहा। इस दौरान पुलिस के 2 जवान जाँ बहक और 3 जख्मी हुए थे। दूसरी तरफ की सूरत हाल अलबत्ता वाज़ेह नहीं थी। 2 लाशें तो बंगले के गेट के सामने पड़ी थी। इसके अलावा क्या हुआ था इसका अभी कोई इल्म नहीं था। शुजात अली एक कांस्टेबल को लेकर सामने वाले बंगले की छत पर पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने कांस्टेबल से गन लेकर आंसू गैस के 3-4 शेल नूरी खालिद वाले बंगले में दाग दिए। नतीजा खातिर खा निकला। चंद मिनट बाद ही बंगले से फायरिंग करने वाले बुरी तरह खांसते हुए बाहर आ गए।
पुलिस वालों ने उन्हें फौरन गिरफ्त में ले लिया। उस वक्त धूप निकल रही थी। बंगले से बरामद होने वाले 4 आदमियों को गिरफ्त में लिया जा चुका था। पुलिस ने बंगले को पूरी तरह घेरे में ले रखा था। तकरीबन आधे घंटे बाद जब बंगले में आंसू गैस का असर जायल हुआ तो शुजात अली 4-5 मातहतों को लेकर दंदनाता हुआ बंगले में घुस गया। बंगले में और तो बहुत कुछ था मगर नूरी खालिद नहीं था। एक कमरे में टेलीफोन की घंटी बज रही थी। शुजात अली ने आगे बढ़कर रेसीवर उठा लिया। उसने रेसीवर कान से लगा लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। वो दूसरी तरफ से किसी के बोलने का मुंतजिर था। तुम जो कोई भी हो, सब इंस्पेक्टर शुजात से बात कराओ। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं शुजात अली बोल रहा हूँ, कौन हो तुम? शुजात अली ने कहा, मैं नूरी खालिद हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम समझते थे कि नूरी खालिद को गिरफ्त में ले लोगे? शुजात अली, तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं हो सकती। शुजात अली, नूरी खालिद किसी आदमी का नाम नहीं, वो बहुत बड़ी ताकत है। इस मुल्क में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इस पर हाथ डाल सके। लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। तुम कोशिश तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारा हर कदम तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है। अगर तुम मुकम्मल तौर पर तबाही से बचना चाहते हो तो मेरा ख्याल दिल से निकाल दो और मेरे बेटे को छोड़ दो। बसूरत दीगर तुम्हारा अंजाम इतना भयानक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी बहन कहाँ है? वो मेरे कब्जे में है। नूरी खालिद ने जवाब दिया, अब तक तो तुम्हारी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अगर तुमने 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे बेटे को ना छोड़ा तो इसका जो अंजाम होगा वो तुम सोच नहीं सकते। उस रोज शाम 6 बजे के लगभग शबीना की कॉल रिसीव करके शुजात अली चौंक गया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि नूरी खालिद तुम्हारे खिलाफ खौफनाक मंसूबा बना रहा है। शबीना ने कहा, मगर तुमने मेरी बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सुल्ताना के बारे में कुछ जानती हो? शुजात अली ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए पूछा, इसी सिलसिले में तुम्हें फोन किया है। शबीना ने जवाब दिया, नूरी खालिद इस वक्त तुमसे खौफजदा है। तुम्हारी बहन को वो मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो इस वक्त कहाँ है? मेरा मतलब है सुल्ताना। शुजात अली ने पूछा। नूरी खालिद अब अपना कोई भी ठिकाना महफूज नहीं समझता। शबीना ने बताया, वो आज रात 11 बजे सुल्ताना को लेकर गुलिस्तान जोहर के एक जेरे तामीर बंगले में मुंतकिल हो रहा है। ये बंगला एक छोटी सी पहाड़ी पर बन रहा है। इसके आसपास और कोई बंगला नहीं है। वो इसे महफूज तरीन समझता है। बंगले की लोकेशन बताओ, शुजात अली ने पूछा। जवाब में शबीना उसे बंगले का पता और लोकेशन बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी वो रात 11 बजे के लगभग वहाँ पहुँचेगा। उसके साथ सिर्फ 2 आदमी होंगे। बेहतर होगा कि तुम रात 2 बजे के करीब वहाँ रेड करो, मगर होशियार रहना, उनके पास जदीद तरीन असलिहा मौजूद है। मुतमईन रहो। शुजात अली ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुजात अली ने घड़ी देखी। उस वक्त 6 बजकर चंद मिनट हुए थे। वो उठकर दफ्तर से निकल आया। मुहर्रर वाले कमरे में झांक कर देखा, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। शुजात अली बरामदे में आकर रुक गया। कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर ASI शाहिद को बुलाकर चंद हिदायत दी और थाने से बाहर आ गया। वो अपनी जीप पर सीधा DSP के दफ्तर पहुंचा। DSP साहिब इलाके की गश्त के लिए निकल रहे थे, लेकिन शुजात अली को देख कर रुक गए। कोई खास बात? यस सर, शुजात अली ने कहा और उन्हें सूरत हाल से आगाह करने लगा। आखिर में वो कह रहा था, मैं इस कार्रवाई को आखिर तक राज में रखना चाहता हूँ सर। ठीक है, तुम जो आदमी अपने साथ ले जाना चाहते हो मुझे उनकी लिस्ट बना कर दे दो। मैं उन्हें पाबंद कर दूंगा कि वो रात 12 बजे थाने में मौजूद रहें। DSP साहिब ने कहा। शुजात अली ने लिस्ट बनाकर दे दी। मैं कुछ देर के लिए घर जाना चाहता हूँ सर। ठीक है, तुम घर जाओ, वालिदैन को तसल्ली दो, थोड़ा आराम करो, 12 बजे तक थाने पहुँच जाना, मैं भी वहीं रहूंगा। DSP साहिब ने कहा। शुजात अली सल्यूट करके दफ्तर से बाहर आ गया। रात ठीक 2 बजे दर्जनों पुलिस वालों ने गुलिस्तान जोहर के इलाके में वाक़े उस पहाड़ी को घेरे में ले लिया। वो बहुत मोहतात अंदाज में पहाड़ी पर चढ़ते हुए बंगले की तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों के नीचे छोटे छोटे पत्थर लुढ़कने की आवाजों से अंदेशा था कि नूरी खालिद और उसके साथी होशियार न हो जाएं। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। नूरी खालिद और उसके साथियों को पता चल गया कि बंगले को घेरे में लिया जा रहा है और फिर अचानक ही वो इलाका फायरिंग की खौफनाक आवाजों से गूंज उठा। नूरी खालिद और उसके साथियों ने आगे बढ़ते हुए पुलिस वालों पर अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी थी। शुजात अली ने भी जवाबी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 1 घंटे तक दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती रही और बिलाखिर बंगले की तरफ से फायरिंग रुक गई। शुजात अली चंद सिपाहियों को लेकर बड़ी एहतियात से बंगले की तरफ बढ़ने लगा। बंगले की 4 दीवारी के करीब पहुंचकर वो जबरदस्त फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हो गए। उन्हें किसी मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। बाउंड्री वॉल के करीब ही 2 आदमियों की लाशें पड़ी थी। शुजात अली राइफल संभाले अंदर दौड़ता चला गया। ये बंगला अगरचे अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तक बिजली की लाइन मौजूद थी। उसने टटोल कर एक कमरे की बत्ती जलाई और फिर मुख्तलिफ कमरों में दौड़ता चला गया। एक कमरे की बत्ती जलाते ही चौंक गया। सुल्ताना एक पलंग पर पड़ी थी। उसके हाथ पैर पलंग से बंधे हुए थे। उसकी आंखों में वीरानी और चेहरे पर जर्दी थी।
शुजात अली ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे खोल दिया। सुल्ताना की दोनों बाहों पर छोटे छोटे सुर्ख निशान थे। साफ जाहिर था कि उसे नशावर या बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए थे। वो अगरचे होश में थी मगर कुछ बोले या पलक झपके बगैर शुजात अली को देख रही थी। पुलिस वाले बंगले में दौड़े फिर रहे थे। बिल आखिर 2 पुलिस वाले शुजात अली के पास आ गए। बंगला खाली है सर, यहाँ कोई नहीं है, एक पुलिस वाले ने कहा। भाग गया, शुजात अली बुड़बड़ाया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने झुककर सुल्ताना को कंधे पर उठाया और बंगले से बाहर आ गया। इस वाक़े को 1 हफ्ता गुजर गया। सुल्ताना अब पहले से बहुत बेहतर थी। उस रोज सुबह शुजात अली थाने जाने के लिए तैयार हो चुका था। वो कुछ देर सुल्ताना के पास बैठा बातें करता रहा, फिर जल्दी वापस आने का वादा करके बाहर आ गया। मोबाइल तैयार खड़ी थी। पिछली सीटों पर 6 पुलिस वाले बैठे हुए थे। शुजात अली ड्राइवर के साथ बैठ गया और मोबाइल हरकत में आ गई। मोबाइल गली का मोड़ मुड़ी ही थी कि एक सफेद सुजुकी कार उसके मकान के सामने रुकी। कार के स्टीयरिंग के सामने शबीना बैठी हुई थी। वो उतरकर बंगले के गेट की तरफ बढ़ी। गेट खुला हुआ था लेकिन ड्यूटी देने वाला कांस्टेबल अंदर गया हुआ था। शबीना दीवाना वार अंदर घुसती हुई चली गई। दरवाजे में घुसते ही सुल्ताना से सामना हो गया। माफ कीजिए, शबीना बोली। मेरा अंदाजा गलत नहीं तो आप सुल्ताना हैं? हाँ, आप कौन हैं? सुल्ताना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं शबीना हूँ। शुजात अली साहब कहाँ हैं? शबीना ने कहा। उसके चेहरे पर बदहवासी नुमाया थी। वो बड़ी जल्दी में लग रही थी। वो तो थाने गए हैं, अभी निकले हैं। उनकी मोबाइल शायद गली का मोड़ मुड़ी होगी। बैठिए ना, आपसे तो बहुत सी बातें करनी है। सुल्ताना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, फिर आऊंगी। शबीना कहते हुए बाहर दौड़ गई। उसने सुजुकी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई ही थी कि फजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। शबीना ने एकदम कार की रफ्तार बढ़ा दी। वो गली का मोड़ घूमी ही थी कि उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने कार रोक ली और पागलों की तरह चीखती हुई आगे दौड़ी। तकरीबन 100 कदम आगे गली के वस्त में पुलिस की मोबाइल खड़ी थी। दोनों तरफ के मकानों से मोबाइल पर जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। शुजात अली मोबाइल के बाहर खड़ा लड़खड़ा रहा था। उसके दाएं हाथ में रिवॉल्वर था लेकिन चारों तरफ से आने वाली लातादाद गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो रही थी। शबीना दौड़ती हुई शुजात अली से लिपट गई। उसका जिस्म भी खून उगलने लगा और फिर वो दोनों नीचे गिरे। 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हो गई। हमलावर जो पहले से गात लगाए बैठे थे फरार हो गए और आधे घंटे बाद वहाँ लोग जमा हुए तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मोबाइल के अंदर और बाहर सड़क पर 9 लाशें पड़ी थी। 6 कांस्टेबल, 1 ड्राइवर, शुजात अली और शबीना की लाशें। सड़क पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। माशरे को जराइम से पाक करने का अज़्म लेकर पुलिस में आने वाला नौजवान शुजात अली बिल आखिर अपने फर्ज पर कुर्बान होकर वतन की मट्टी से वफा, अज़्म और फर्ज शनासी की एक नई तारीख रकम करके खाको खून में नहा गया था। जी तो दोस्तों, यहीं पर इस सीरीज का इख्तिताम होता है। इस सीरीज के बारे में आप अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार सीरीज में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।